हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ध्वनि और तरंग से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन दोनों के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराया जाएगा, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर एक ऐसी ध्वनि है, तो स्वर एक ऐसा ध्वनि जिसमें कई आवृत्तियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आवृत्तियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया तो दूसरी बार उत्पन्न जो ध्वनि जो होगा वह पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारा तो भिन्न नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज में थोड़ा दम रहता है। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया तो दूसरी बार उत्पन्न जो ध्वनि होगा पहले से प्रबल होगी, परंतु इसका तारा तो जो होगा वो अलग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि विक्षोभ गमन ना करे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? अपश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? तो राइनोसरस यानी कि गेंडा जो होता है वही अपश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। अपश्रव्य ध्वनि कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज तक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगीत समारोह में मृदवाद्य बजने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझकृत करने का प्रयास करता है, तो ऐसा करने से वह क्या समायोजित करता है? तो ऐसा करने से सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ समायोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है, तो इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये अशांति के द्वारा तय की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का जो पिच जो होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और जो तारा तो पूछता है तो वो आयाम पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग की जो आवृत्ति जो होगा वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, या फिर इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होता है, तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा जो होता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, वह किसके कारण? तो वह ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन ये गलत है। बी नंबर में देखते हैं। जल में ध्वनि की चाल जो होता है वह 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी जो होता है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तो ये कि इसमें सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की दृढ़ता दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है, तो क्या कहा, तो तरंग के गर्त की जो गहराई जो होता है उसको आयाम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है, तो लगने वाला जो समय जो होता है वह तरंग का चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तरंग का समय काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो हवाई अड्डों में एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एक्सरे जो किरण जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड किरणें होती है, तो इंफ्रारेड किरणें जो होता है वह विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए, तो कम से कम 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लंबी जो होगा जिसका आवृत्ति कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग की, और जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहता है, तो वह 1/10 सेकेंड तक ही कायम रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, तो व्यक्ति से चट्टान की जो दूरी हो जाएगा वह 692 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जाने और आने दोनों का समय दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है, सिर्फ आने का समय कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड अगुना 346 तो हो जाएगा 692 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग जब वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, तो वह अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, रेडियो तरंग भी अनुप्रस्थ है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफ अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है, तो इकोकार्डियोग्राफ जो था वह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, सोनार का जो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है, तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है, तो रडार शब्द जो होगा उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश से दर्शाया जाता है, तो तरंग की लंबाई को लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति होती है, इसका आवृत्ति जो होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है, यानी कि जो ध्वनि तरंग जो होता है वह अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि जो होगा वह अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग जो होगा वह अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? गामा किरणें का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन भेदन क्षमता जो होता है गामा किरणों की वह अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आज इस वीडियो में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक ही डिस्कशन रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।